नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का एग्ज़ाम रिवाइजर की इस डिजिटल मंच पर स्वागत है। जैसा कि आप मेरे पीछे लगे थंबनेल में देख पा रहे हो, क्या देख पा रहे हो कि भाई कंप्यूटर जागृत नाम की एक ई बुक जो है हमने लॉन्च की थी। अगर आपने अभी तक नहीं मंगवाई है तो मंगवा लेना। उस ई बुक का सॉल्यूशन चल रहा है आज हमारा। पीवाईक्यू प्लस एमसीक्यू जो है इस बुक के अंदर मिक्सअप में है। मेरे प्यारे साथी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो थोड़ा सा देख लो, ये इस कंप्यूटर जागृत की ई बुक के बारे में समझ लो कि देखो भाई इसमें है क्या खास चीज। सबसे पहले 7 डे टास्क आधारित सीरीज है। 7 दिन में आप कंप्यूटर के संपूर्ण सिलेबस को कवर कर सकते हो। उसके साथ में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट भी इंक्लूड होगा उसमें। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये तीनों, और ये सब कुछ मिला के 1000 प्लस एमसीक्यू है इसमें। एमसीक्यू और पीवाईक्यू दोनों मिला करके 1000 प्लस है मेरे प्यारे साथियों। अब इनमें जो जितने भी क्वेश्चन, उन सब का संपूर्ण वीडियो सॉल्यूशन यहाँ इस यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड किया जा रहा है आपका। यह एक ई बुक रहेगी आपको, ठीक है ना। इसके जो मात्र प्राइस जो है मात्र 30 रुपये हैं, और बाद में आप इसका प्रिंट निकाल सकते हो। प्रिंट निकाल करके आप अपने पास में रख सकते हो, जैसे कि इस तरह से। अब आपने अगर ये ऐसे प्रिंट निकाल लिया मेरे प्यारे साथियों, तो बाद में आप हमेशा इसको पढ़ सकते हो। बस ये है कि आया आपकी एक 100 से 110 रुपए के अंदर एक कंप्यूटर की बहुत ही बेहतरीन बुक तैयार हो जाएगी मेरे प्यारे साथियों। देखो, एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट अगर आपके फ्यूचर में काम आ सकता है तो वो इन्वेस्टमेंट आपको कर देना चाहिए। 30 रुपए की ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इसका मैं कोई ज़्यादा तो प्राइस ले नहीं रहा हूँ आपसे। उसके बाद में सारे क्वेश्चन का जो संपूर्ण सॉल्यूशन जो है वो आपको इस यूट्यूब चैनल पर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। उसके बाद में जो भी आपका कोई भी डाउट रहेगा, आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करो, आप उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट फोटो लेके मैसेज करो, आपको वापस उसका रेस्पॉन्स 100% मेरे खुद के द्वारा दिया जाएगा। उसके बाद में भी अगर कोई ज़्यादा दिक्कत हो तो आपको व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं, फ़ोन कॉल नंबर दे रखे हैं, आप डायरेक्ट कॉल करके किसी भी समय पूछ सकते हो मेरे प्यारे साथियों, ठीक है ना। ये तो हो गई अपने कंप्यूटर जागृत नाम की एक ई बुक है जो 7 डे टास्क, इसमें डे वाइज मार्ट रखा है, डे फर्स्ट, डे सेकेंड, डे थर्ड, इस तरह से इसके अंदर जो है क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। एक डे के अंदर कम से कम 140 से 145 क्वेश्चन है, फिर डे सेकेंड, डे थर्ड, तो इसमें आप 7 डेज के अंदर आप पूरा सिलेबस कवर कर लोगे। तो चलो भाई, अब जो ये अपनी बात थी ये तो हो गई। अब अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। आज डे थर्ड है, ठीक है ना। इससे पहले भी मैंने डे 2 तक के क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब जो है अपने जो क्वेश्चन है, एक डे को हम 2-3 दिन में कर रहे हैं, क्योंकि 30-40 क्वेश्चन कर रहे हो। अगर आप सेल्फ करोगे तो एक डे में जो आपके क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, वो कितने होंगे, वो कितने हो सकते हैं। तो वो जो क्वेश्चन है वो आपके लगभग 140 क्वेश्चन है। तो 140 क्वेश्चन तो आप आराम से कर सकते हो ना एक दिन में। 140 क्वेश्चन आप एक दिन के अंदर आराम से कर सकते हो, लेकिन मैंने एक दिन में 30 से 50 क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, ठीक है। अब आप 140 क्वेश्चन करोगे, आपसे मुश्किल से 2 घंटे लगेंगे। 2 घंटे में आप एक दिन कर सकते हो, मतलब कि ये 7 डे जो सीरीज है ना, आप 7 दिन में संपूर्ण सिलेबस कवर कर लोगे, ठीक है। चलो भाई, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशन लाइन के साथ में। जब किसी अपने ने कहा, जब किसी अपने ने कहा, हुनर नहीं है तुम में, क्या नहीं है, हुनर नहीं है तुम में, तो अब हमने गैरों से कहलवा दिया कि होनहार हो तुम। मेहनत ऐसी करो कि आप नहीं, आपका परिवार नहीं, कोई और ही तारीफ करे कि वो तो बहुत ही होनहार लड़का था। ऐसी मेहनत होनी चाहिए मेरे प्यारे साथियों आपकी। चलो भाई, अब डे थर्ड के क्वेश्चन का हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले। चलो भाई, ठीक है, ये लो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। चलो भाई, बताओ इस प्रश्न का आंसर, आप लोग मुझे बताओ जल्दी से, बताओ। थोड़ा सा मैं इसको इधर कर देता हूं, ठीक है। यूनिक्स इज ए ऑपरेटिंग सिस्टम। भाई देखो, आपने विंडोज का नाम सुना है, लाइनेक्स का सुना है, ठीक है। विंडोज, लाइनेक्स, एमएस डोस वगैरह का नाम सुना है, ठीक है। फिर एंड्रॉयड नाम सुना होगा, फिर आईफोन में एप्पल मैकिंटोश, ये नाम आपने सुने होंगे। तो ये जो है यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है यूनिक्स? एक क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर देता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि आपको बाद में दिक्कत होगी।
आप बोलोगे कि सर दिखा नहीं। चलो, अब यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो विंडो 2007 ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब यूनिक्स और विंडो की दोनों की विशेषता बतानी है आपको। यहां बोल रहा है विंडो और यहां बोल रहा है यूनिक्स। अब यूनिक्स कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है यह आपको बताना है। तो देखो, सिंगल यूजर मल्टी यूजर है क्या यूनिक्स, या फिर मल्टी यूजर सिंगल यूजर है क्या, या मल्टी टास्किंग या मल्टी यूजर है क्या, या मल्टी यूजर या मल्टी प्रोसेसर है क्या। सिंगल यूजर का मतलब मैं बता देता हूं कि जिस कंप्यूटर पर या जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता हो, सिंगल यूजर। मल्टी यूजर एक से ज्यादा व्यक्ति कार्य कर सकते हो। क्या है? एक से ज्यादा व्यक्ति, एक से ज्यादा व्यक्ति जिस पर कार्य करेंगे वो मल्टी यूजर है। अब यूनिक्स जो है ना, ये कैसा है? ये यूनिक्स जो है मल्टी यूजर है भाई। कैसा है? मल्टी यूजर है। लेकिन विंडोज कैसा है? विंडोज 2007 की बात कर रहा है तो ये है सिंगल यूजर। तो कौन सा ऑप्शन से जा रहा है आपका? देखो भाई, देखो, मल्टी यूजर एंड सिंगल यूजर, ऑप्शन बी से जाएगा आपका। यूनिक्स बहु उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब कि मल्टी यूजर उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम, और विंडोज 2007 सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब कि एकल उपयोगकर्ता। ये हिंदी लिख रखी है, ठीक है, क्लियर। देखो, मल्टी यूजर और सिंगल यूजर, ठीक है ना। यूनिक्स और विंडोज 7 के बारे में ये थोड़ी सी ध्यान रख लेना। एग्जाम हॉल में यही पूछा जाता है, लाइनेक्स कैसा है तो मल्टी यूजर बताना, यूनिक्स कैसा है मल्टी यूजर बताना है। ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम में, ठीक है ना। चलो भाई अगला पर्सन देखो, नेक्स्ट पर्सन। हाँ, निम्न में से कौन सा लाइनेक्स का कोर हिस्सा है? अब देखो, किसकी बात कर रहा है यहां पर? लाइनेक्स की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है? लाइनेक्स की। ये क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम ये यूनिक्स के बाद आया था। लाइनेक्स कब आया था? 1991 में। किसने बनाया था लाइनेक्स? टोरवल्ड के द्वारा, ठीक है। अब देखो, और सभी प्रमुख गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है। लिनक्स का कोर हिस्सा पूछ रहा है। लाइनेक्स जो होता है उसका कोर पार्ट पूछ रहा है, ये जो सारी की सारी गतिविधियों को क्या करता है? हैंडल करता है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लाइनेक्स का हार्ट कौन है? हार्ट किसे बोला जाता है, या लाइनेक्स का कोर हिस्सा किसको बोला जाता है? क्या बोला जाएगा? हार्ट या कोर हिस्सा किसको बोला जाएगा? तो आपको क्या बताना है मेरे भाई? आपको क्या बताना है कि कर्नल। ऑप्शन डी से जाएगा। कर्नल लाइनेक्स का कोर भाग होता है। क्या होता है? लाइनेक्स का कोर भाग होता है। यह कंप्यूटर और हार्डवेयर की सभी क्रियाएं, कौन सी? कंप्यूटर और हार्डवेयर की सभी क्रियाओं को मैनेज करता है। क्या करता है? मैनेज करता है। हार्डवेयर कौन से होते हैं? जिसे आप देख सकते हो, छू सकते हो। हार्डवेयर 2 टाइप्स के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल हार्डवेयर। एक्सटर्नल हार्डवेयर को पेरिफेरल डिवाइस भी बोला जाता है। सभी क्रियाओं को मैनेज करता है, ठीक है। कर्नल 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के कर्नल होते हैं, मोनोलिथियम और माइक्रो कर्नल। इतना डीप आपको नहीं जाना भाई, इतना डीप था नहीं जाना, इतना सा याद रखना है। लाइनेक्स, हार्ट, कोर, कर्नल। कहां गया? 1991। अब आपको पूछे तो यह क्या है? मल्टी यूजर है लाइनेक्स। कैसा है? मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, सबसे ज्यादा सिक्योर है, ओपन सोर्स है। ये कैसा है? ओपन सोर्स। लाइनेक्स कैसा है? ओपन सोर्स है ये, मतलब कि इसके कोड को कोई भी चेंज कर सकता है, सबसे सिक्योर है, ठीक है। इतनी सी बात लाइनेक्स के बारे में मैंने आपको पूरी थ्योरी के रूप में बता दी, ठीक है। चलो भाई अगला पर्सन देखो। एमएस डोस का सर्वप्रथम विमोचन कब हुआ था? यहां क्या पूछ रहा है? एमएस डोस का पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? एमएस डोस का पूछ रहा है। तो भाई एमएस डोस का सर्वप्रथम कब हुआ था? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है? माइक्रोसॉफ्ट
माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, MS डोस की फुल फॉर्म होती है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है ना, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब इस MS डोस ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, किसने बनाया था? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, कंपनी का नाम पूछे तो माइक्रोसॉफ्ट बता देना, ठीक है। अब इसका विमोचन का मतलब क्या हुआ, कब आया था? तो 1989 1981 में, 1981 में, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा 1981 में बनाया गया था, जिसका पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें ग्राफिकल यूजर नहीं होता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इसमें इंटरफेस आपसे पूछ ले, क्या पूछेगा एग्जामिनर? इंटरफेस कैसा होता है, इंटरफेस कैसा होता है, तो इसमें आपको बताना है GUI का नहीं होता है। GUI नहीं होता तो कैसा होता है सर? सर इसमें होता है CUI, कमांड लाइन यूजर इंटरफेस या कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है। इसमें CUI का पूछ ले आपको तो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है। अब देखो इंटरफेस समझो थोड़ा सा। GUI कौन सा? जहां पर आप क्लिक करके कोई काम करते हो, क्लिक करके कोई काम करते हो वो GUI होता है। CUI कौन सा? जहां पर कैरेक्टर लिख करके या कमांड के द्वारा कोई कार्य किया जाता है वो कैसा होता है? CUI होता है। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा MS DOS 1981 माइक्रोसॉफ्ट कंपनी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम CUI बेस होता है, ठीक है ना, बात क्लियर? चलो भाई नेक्स्ट पर्सन, ये लो भाई, ये पर्सन दो जगह आ गया, थोड़ा सा छोटा कर देंगे, अपने घर की बात है, ठीक है। देखो भाई अगर आप लोगों ने ये अगर ई बुक नहीं परचेज की है ना तो ये ई बुक जरूर परचेज कर लेना, इसके बिना कुछ नहीं है मेरे प्यारे साथी। क्योंकि इस ई बुक में मैंने ऐसे ऐसे पर्सन लिए हैं कि हकीकत में वो पर्सन एग्जाम हॉल में आपको खूब देखने को मिलेंगे, ये ध्यान रख लेना। एग्जाम हॉल में एज इट इज वही पर्सन आपको देखने को मिलेंगे, बाहर से कहीं से नहीं आने वाले, और कहां से आएंगे भाई, हैं? तो देखो वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है, बात किसकी कर रहा है? ये वर्चुअल मेमोरी की, वर्चुअल मेमोरी की, वर्चुअल मेमोरी का जो आकार मतलब साइज किसके ऊपर डिपेंड करती है? तो देखो वर्चुअल मेमोरी होती क्या है, ये जो है ना एक सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? वर्चुअल मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी जो होती है ना सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट होती है। किसका पार्ट होती है? सेकेंडरी मेमोरी का। ये क्या होती है? मेन मेमोरी, मतलब कि रैम का इलुस्ट्रेशन यानी रैम का भ्रम होता है। भ्रम कैसे समझो भाई, देखो जब अपन कोई भी प्रोसेसर को कोई भी चीज़ क्या करते हैं, प्रोसेसर को देते हैं, प्रोसेसर एग्जीक्यूट करता है, उसके पास मेन मेमोरी रैम होती है। जब मेन मेमोरी कम हो जाती है तब क्या होता है? तब क्या होता है कि वो सेकेंडरी मेमोरी से कुछ स्पेस लेती है। वो प्रोसेसर क्या करता है? सेकेंडरी मेमोरी से कुछ स्पेस लेता है। तो रैम को क्या लगता है कि भाई मैं तो इतनी बड़ी हूं, अरे भाई तो इतनी बड़ी नहीं है, जो स्पेस लिया ना वो सेकेंडरी मेमोरी का ले रखा है, और जो स्पेस आया है सेकेंडरी मेमोरी से उसको क्या बोला जाता है? इलुस्ट्रेशन, क्या? भ्रम। तो क्या बोला जाता है उसे? रैम का भ्रम कौन होती है? वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी किसके ऊपर डिपेंड करती है? तो ये किस पे करती है? एड्रेस लाइन के ऊपर, एड्रेस लाइन के ऊपर, एड्रेस लाइन के ऊपर जो है वर्चुअल मेमोरी डिपेंड करती है। आपको ध्यान रखना है वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट, ध्यान रखना वर्चुअल मेमोरी होती क्या है, किसके ऊपर डिपेंड करती है? भ्रम होता है रैम का, ये थोड़ी सा ध्यान रखना, ठीक है। अगला प्रश्न देखो भाई, हाँ नेक्स्ट पर्सन। एक हाई लेवल सोर्स प्रोग्राम को पहले एक ऐसे रूप में रूपांतरित किया जाता है,
क्या किया जाता है, रूपांतरित किया जाना चाहिए, जिससे मशीन समझ सकती हो। यह किसी सॉफ्टवेयर का उपयोग करके किया जाता है। भाई देखो, अपन के पास में जो यूजर लिखता है, यूजर जो कोई भी प्रोग्राम लिखता है उसे क्या बोला जाता है, सोर्स कोड। क्या बोला जाता है, सोर्स कोड। अब ये सोर्स कोड जो यूजर लिखता है कौन सी भाषा में लिखता है, नॉर्मली जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, हाई लेवल लैंग्वेज जैसे C++, जावा वगैरह, इसमें वो चीज लिखता है। और ये जो है किसके सिमिलर होती है, इंग्लिश के सिमिलर होती है। तो अब कंप्यूटर जो होता है ये तो समझता नहीं है, तो कंप्यूटर के समझने योग्य भाषा में कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट करने के बाद में, जो कन्वर्ट होने के बाद में जो चीज होती है उसको, उस कोड को बोला जाता है ऑब्जेक्ट कोड। क्या बोला जाता है, ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड क्या करता है, मशीन या कंप्यूटर के द्वारा समझा जाता है। क्या किया जाता है, समझा जाता है। तो इसको कन्वर्ट करने का कार्य कौन करता है, दो प्रकार के जो है लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर आते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर दो प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। एक होता है कंपाइलर और दूसरा होता है इंटरप्रेटर। अब देखो यहां क्या पूछा है कि भाई यहां से यहां तक आने में किसकी मदद से आप आ सकते हो, या तो कंपाइलर या इंटरप्रेटर। ऑप्शन में देखो क्या है, कंट्रोलर नहीं हो सकता, डीबगिंग नहीं हो सकता है, कंपाइलर है, असेंबलर भी नहीं हो सकता है। तो अपना आंसर कंपाइलर गया। सही है कि नहीं है। अगर यहां पर इंटरप्रेटर होता तो वो जाता, लेकिन दोनों होते तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको जाती भाई, दोनों आते ही नहीं थे। दोनों में डिफरेंट बता देता हूं। कंपाइलर जो होता है ना, कंपाइलर जो होता है पूरे प्रोग्राम को एक साथ कंपाइल करता है, एक साथ कन्वर्ट करता है। इंटरप्रेटर जो है लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है। चलो भाई आगे। अब देखो कंपाइलर देख लो। कंपाइलर एक क्या आता है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो हाई लेवल भाषा कोड को बाइनरी भाषा, मशीनी भाषा में परिवर्तन करता है, जिसे कंप्यूटर द्वारा समझा जाता है या एग्जीक्यूट किया जाता है। कंपाइलर के बारे में, मशीनी भाषा में उच्च स्तरीय भाषा प्रोग्रामिंग को परिवर्तन करने की प्रक्रिया को कंपाइलेशन कहलाती है। क्या कहलाती है, कंपाइलेशन। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, कंपाइलेशन कहलाती है, ठीक है ना। चलो भाई आगे। 290 नंबर प्रश्न है अपना। हटाई गई फाइलों या फोल्डर को कहां रखा जाता है। भाई आपने जो भी कोई फाइल या फोल्डर हटा दी है, देखो मेरे प्यारे साथियों, प्यार मोहब्बत सब धोखा है, पढ़ लो अभी मौका है। वो वाली बात सुनिए ना कि ये मशीन का दौर है। क्या है, ये मशीन का दौर है। यहां पर उम्र भर की यादें पल भर में मिटा दी जाती हैं, जो रिसाइकल बिन में भी सेव नहीं होती हैं। इसका मतलब क्या है कि जो उम्र भर की यादें हैं ना, उसको शिफ्ट प्लस डिलीट की से अगर आप डिलीट करोगे कंप्यूटर में, तो वो रिसाइकल बिन में भी सेव नहीं होगी। मतलब कि जो फाइल आप हटा रहे हो वो शिफ्ट प्लस डिलीट से हटाई तो कहीं सेव नहीं होगी, और अगर आपने डायरेक्ट हटाई है तो वो कहां पर, रिसाइकल बिन में जाएगी। लेकिन ये आजकल का माहौल ही ऐसा है कि ये कहीं नहीं सेव होता है। मेरे प्यारे साथी समझ गए ना। आपकी यादें, आप सोच रहे हो कि यार अपनी यादें 5-10 साल पुरानी यादें हैं, ऐसे ही नहीं मिटाई जाती। लेकिन ध्यान रखना, शिफ्ट प्लस डिलीट से मिटा दी तो वो कहीं सेव नहीं रहेगी फिर। तो मैंने बातों बातों में इस प्रश्न का आंसर बता दिया। मैंने क्या बताया, हटाई गई फाइलें रिसाइकल बिन में सेव रहती हैं। हटाई गई फाइलें कहां सेव होती हैं, रिसाइकल बिन में। रिसाइकल बिन में सेव होती है। लेकिन दूसरी चीज देखना, जब अगर आपने शिफ्ट प्लस डिलीट, तो यह जो है
रिसाइकल बिन में भी सेव नहीं होती हैं। रिसाइकल बिन में भी सेव नहीं होती हैं। शिफ्ट प्लस डिलीट की से अगर लिख लो एक ऑप्शन में, शिफ्ट प्लस डिलीट की से अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी फाइल फोल्डर डिलीट किया है तो वो कहीं पे भी सेव नहीं होगा, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। तो देखो हटाई गई फाइल और फोल्डर कहाँ सेव होते हैं भाई, डेस्कटॉप। जब कंप्यूटर को आप ऑन करते हो जो बाय डिफॉल्ट स्क्रीन आती है उसको डेस्कटॉप बोला जाता है। फ्लॉपी फ्लॉपी डिस्क जो होती है एक हार्ड डिस्क और मैग्नेटिक डिस्क होती है, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क वो होती है चीज, ध्यान रख लेना। सीडी ड्राइव ये अलग चीज होती है जहां पर सीडी ड्राइव को पढ़ा जाता है, रीड एंड राइट किया जाता है, वो चीज होती है रिसाइकिल बिन, इसका आंसर जाएगा, ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना। चलो अगला पर्सन, हाँ नेक्स्ट पर्सन देखो भाई, 291 नंबर पर्सन है। निम्नलिखित में से कौन सा वो प्रोग्राम, क्या है, कौन सा वो प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा मतलब क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज में दिए गए प्रत्येक निर्देश को रूपांतरित का मतलब होता है ट्रांसलेट, क्या है, ट्रांसलेट करता है और अगले निर्देश पर जाने से पहले एग्जीक्यूट करता है। भाई क्या चीज है इसका, देखो ये क्या दे रहा है, देखो अब इसमें दो आंसर हैं आपके। आंसर क्या है, अगर आपने सही नहीं देखा तो दो आंसर भाई, एक तो दे रखा है ट्रांसलेट करता है और अगले निर्देश पर जाने से पहले उसे एग्जीक्यूट करता है। तो ये सब कुछ, ये सारे कार्य कौन करता है भाई, हाई लेवल लैंग्वेज। मैंने अभी आपको क्या बताया था, आपका अगर कोड हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है तो उसको कंपाइलर या इंटरप्रेटर के द्वारा आप क्या करोगे, उसको भाई उसको क्या करोगे, लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करोगे कि नहीं करोगे। अब उसको कन्वर्ट करने के बाद में आप क्या करोगे, कन्वर्ट कर दिया, फिर आप उसको कन्वर्ट करके वो प्रोसेसर की मदद से उसके ऊपर एग्जीक्यूशन होगा। और जो आपने कन्वर्जन किया वो कौन सी भाषा में हो जाएगा, बाइनरी भाषा में, जो कंप्यूटर आराम से समझ सकता है। और जो कन्वर्ट हो रखा कोड है उसको क्या बोला जाता है, ऑब्जेक्ट कोड। इन सब की चर्चा की। तो कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर के बारे में मैंने बताया था, क्या दोनों ऑप्शन में है क्या, डेटा प्रोसेसिंग ऐसा कुछ नहीं होता है, असेंबलर नहीं, ये असेंबली लैंग्वेज को बाइनरी भाषा में, जो असेंबली लैंग्वेज में जो अपना कोड लिखा है उसको बाइनरी भाषा में कन्वर्ट करने का कार्य कौन करता है, असेंबलर करता है। मल्टी प्रोसेसिंग नहीं, फिर क्या है, इंटरप्रेटर, ये रह लो, वहां पर कंपाइलर ऑप्शन में था। अब ये है क्या, ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है, क्या है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है, यह ध्यान रखना। एक तो इंटरप्रेटर और एक दूसरा कंपाइलर, ये दो नाम याद रख लेना, कंपाइलर और दूसरा है इंटरप्रेटर, ये दो नाम ध्यान रखना, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, हाँ, एक्सेल शीट्स, वर्ड प्रोसेसर, वेब ब्राउजर किस प्रकार के उदाहरण हैं, ये लो भाई ऑप्शन अपना, चलो यही आंसर हो जाएगा, तीन ही ऑप्शन है, डी ऑप्शन उस वाले साइड पर है, दूसरे पेज की तरफ अभी हम देख लेंगे। अब देखो एक्सेल शीट, वर्ड प्रोसेसर, वेब ब्राउजर्स, ये किस प्रकार के। एक्सेल शीट मतलब कि क्या है, एक्सेल शीट किसका एग्जांपल है, ऑफिस का, एमएस ऑफिस का पैकेज है एक्सेल। और एक्सेल एक कैसा, क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर टू टाइप्स के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये किस प्रकार का है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है तो ये भी क्या होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। वर्ड प्रोसेसर, वर्ड प्रोसेसर कौन सा, एमएस वर्ड की बात कर रहा है ये, एमएस वर्ड क्या, एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है। वेब ब्राउजर कौन सा, वेब ब्राउजर जैसे कि क्रोम, एज, सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोर, ये सारे क्या है, वेब ब्राउजर। ये सारे कैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं मेरे प्यारे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किससे कहते हैं, जो 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 किसी
विशेष, जो किसी विशेष कार्य को करने के लिए डिजाइन या तैयार किए जाते हैं। वो कैसे हो गए भाई? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए। ठीक है ना, बात क्लियर यहां पर तक? चलो भाई अगला प्रश्न देखो। हाँ, ये लो भाई, नेक्स्ट पर्सन आ गया अपना। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूजर के लिए विशिष्ट कार्य करते हैं, जैसे कैलकुलेटर, वीएलएसआई, म्यूजिक प्लेयर वगैरह, वो अपने चर्चा कर ली। ठीक है, नेक्स्ट पर्सन देखो भाई। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑनलाइन चैट सॉफ्टवेयर नहीं है? मैं तेरे साथ नहीं हूं। ये नहीं देख लेना, क्या है? नोट। क्या है? नोट। नोट देख लेना, मतलब कि मैं तेरे साथ नहीं हूं, नेगेटिव है इसके अंदर, नोट वाला आंसर देना है अपने को। तो देखो क्या, इंटरनेट रिले चैट, IRC इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, फुल फॉर्म यह है, लिख लेना। गूगल टॉक, स्नैप, और ये क्या है? AWS। ये क्या है? AWS। अब देखो इसका क्या आंसर जाएगा। अब सबसे पहले तो ये चीज समझो कि भाई ये क्या बोल रहा, ऑनलाइन चैट सॉफ्टवेयर नहीं। ऑनलाइन चैट सॉफ्टवेयर का मतलब क्या हो गया? जहां आप चैटिंग करते हो। क्या करते हो भाई? आप चैटिंग करते हो, तो चैटिंग करते हो, ऑनलाइन चैटिंग करते हो किसी से, तो वो ऑनलाइन चैटिंग में इनमें से कौन सा काम नहीं आता? इंटरनेट रिले चैट, ये रियल टाइम चैटिंग के लिए काम आता है। एक क्या होता है? प्रोटोकॉल होता है, IRC, इंटरनेट रिले चैट। गूगल टॉक आप चैटिंग करते हो, स्नैप भेजते ही हो, चैटिंग। AWS क्या है? यह एक क्लाउड बेस्ड सर्विस, क्लाउड बेस्ड डेटा स्टोर है। क्या है? क्लाउड बेस। ठीक है ना, डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है, डेटाबेस होता है क्लाउड। ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना। अब देखो क्या है इसमें आंसर, AWS जाएगा। ये छोटी छोटी बातें मेरे भाई आपको समझनी पड़ेगी, ये नहीं देखोगे तो तब तक कुछ मतलब नहीं है इसका। अब देखो, निम्नलिखित में से क्या एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होता है? यह एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। कैसा है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है जो क्या करता है? वायरस को हटाता है। क्या करता है? वायरस को हटाता है। अब देखो, एक्सजेंडर क्या है? ये कोई भी फाइल या फोल्डर, मतलब यहां लिख दो डेटा ट्रांसफर का एक सॉफ्टवेयर था, थर्ड पार्टी डेटा ट्रांसफर का। अब देखो हैंगआउट, ये क्या एक व्यू का टाइप है, प्रेजेंटेशन वगैरह अपन बनाते हैं ना माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में, वहां पर एक हैंगआउट व्यू का टाइप होता है। लाइफ केयर, भाई मेरी लाइफ तो केयर हो ही रखी। अब देखो एविरा क्या होता है? यह एक एंटीवायरस का सॉफ्टवेयर होता है मेरे प्यारे साथियों। कैसा सॉफ्टवेयर है? एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है एविरा, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट पर्सन। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है बताना है। पिछले पर्सन में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन सा था वो बताना है, या बताना एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है वो बताना है। तो देखो, कैस्पर स्काई, लाइनेक्स, नॉर्टन, अवास्ट। अब देखो एंटीवायरस होता क्या है ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। एंटीवायरस, इसको एंटीवायरस मत पढ़ लेना, हाँ आप पढ़ लोगे एंटीवायरस, एंटी नहीं है ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ठीक है ना, एंटी मत बोलना, ANT लिख रखा था, एंटी जी पढ़ लेगा आप तो। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है ये। अब एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन से नहीं? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं जो क्या करते हैं? वायरस को हटाने के लिए काम में आते हैं। अब उनमें से कौन सा नहीं है? अब देखो, कैस्पर स्काई, लाइनेक्स। अभी अभी हमने पहले चर्चा की थी, लाइनेक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, 1991 में आया था। लाइनेक्स टोरवाल्ड के द्वारा बनाया गया था। ये क्या है? ओपन सोर्स था, मल्टी यूजर था।
ठीक है, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग, ये इनके बारे में हमने चर्चा की थी। ठीक है, तो अब देखो लाइनक्स सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला एक ओपन सोर्स, ये देखो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि केस पर इसका नॉर्टन एवं अवास्ट एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं। कैसे होते हैं भाई? एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं, ध्यान रख लेना। अगला पर्सन देखो, जीआईएफ क्या है? हाँ, जीआईएफ गर्लफ्रेंड, वो मत समझ लेना। जीआईएफ, जीएफ होता तो और ये आई नहीं होता ना, तब तो आप यही समझते। जीएफ क्या? गर्लफ्रेंड, वो समझ लेते आप तो। उनमें कुछ नहीं है, सब कुछ यहाँ पढ़ाई में ही रख रखा है, ध्यान रख लेना। ठीक है ना? तो जीआईएफ क्या है? कुछ नहीं है। जीआईएफ का आशय बताना आपको, ग्राफिकल इमेज फॉर्मेट, ग्लोबल इमेज फॉर्मेट, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, इनमें से कोई नहीं। तो देखो जीआईएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। क्या होती है? ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। ठीक है, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट ये क्या है? कि बिट मैप इमेज का फॉर्मेट है। कैसा है? बिट मैप इमेज का। कैसा है? बिट मैप, ये ध्यान रख लेना, बिट मैप इमेज का फॉर्मेट है। क्या है? जीआईएफ। ठीक है, जीआईएफ वो मत समझ लेना, जीएफ वाली। अगला पर्सन देखो, नोटपैड में अगले शब्द की शुरुआत में कर्सर को स्थानांतरित करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? नोटपैड का बात हो रही है, अगले शब्द की शुरुआत, अगले शब्द की शुरुआत। अब समझो इसको कैसे, मान लो देखो यहां समझो, ये लिख रखा है विच शॉर्टकट की। अब देखो ये है, इनमें शब्द कौन कौन से हैं? ये एक वर्ड है, ये वर्ड है, ये वर्ड है। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि इसमें अगले में ट्रांसफर करने के लिए यहां आपका, मान लो मैं क्या बताऊं, शब्द की अगले शब्द की शुरुआत में मान लो आपका यहां पर आपका कर्सर है। अब यहां अगला शब्द है, इसकी शुरुआत यहां है, तो यहां लाने के लिए कर्सर को यहां से यहां लाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, वो पूछ रहा है। ठीक है ना, यहां से यहां पर लाने के लिए तो कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, लेफ्ट तो मतलब ही नहीं है, कंट्रोल प्लस अप एरो, इसके स्क्रीन ऊपर जाएगी, कुछ मतलब नहीं है। डाउन एरो से स्क्रीन ऊपर जाएगी, लेकिन ये लो, ये इसको नीचे आना चाहिए था, यहाँ पे यहाँ आ गया, कोई बात नहीं, अपने घर की बात है। ठीक है ना, कंट्रोल प्लस राइट एरो। ठीक है ना, क्या होगा? कंट्रोल प्लस राइट एरो, ध्यान रख लेना। नोटपैड, वर्डपैड आदि में किसी भी शब्द के शुरुआत में जाने के लिए कंट्रोल प्लस राइट एरो का प्रयोग किया जाता है। किसी भी शब्द के शुरुआत में, मतलब यहां आपका कर्सर है, यह मान लो, अब आपको इसके शुरुआत में जाना है तो कंट्रोल प्लस राइट एरो दबाओ, फिर यहां से यहां आने के लिए कंट्रोल प्लस राइट एरो दबाओ। ठीक है, दबाते रहो, कोई बात नहीं। विज्ञापन उपलब्ध कराने वाला सॉफ्टवेयर पैकेज का क्या नाम है? अब देखो मेरी बात समझो थोड़ी सी, आप भाई इंटरनेट चलाते हो, इंटरनेट यूज करते हो, बीच में बहुत सारे एड आते हैं, एड आते हैं जितने भी, वो क्या एक विज्ञापन ही तो है। बीच में क्या आते हैं? विज्ञापन आते हैं। तो इन सारे विज्ञापनों के लिए कौन सा एक सॉफ्टवेयर होते हैं? अब देखो मालवेयर, ये एक क्या है? वायरस का ही जैसा है। वायरस क्या होते हैं? मालवेयर होते हैं। मेलिकेसेस सॉफ्टवेयर होते हैं, मेलिकेसेस सॉफ्टवेयर होते हैं। एडवेयर, ठीक है। स्पाईवेयर, ये भी एक वायरस के टाइप का जैसे ही होता है, जो क्या करता है? यूजर की इंफॉर्मेशन को ट्रैक करता रहता है, वो स्पाईवेयर होता है। स्पैम, ये एक ईमेल वगैरह, जो आपके ईमेल वगैरह आती है ना, मेल जो स्पैम फोल्डर में चली जाती है वो, ठीक है ना, जो अननेसेसरी मेल होते हैं। स्पैम क्या होता है? अननेसेसरी मेल को स्टोर करके रखा जाता है। ठीक है, तो अब देखो इंटरनेट पर यूज किया करते हैं एड विज्ञापन, एड से आधार अपने को तो एडवेयर, क्या आधार है? एडवेयर, जो एड करने के लिए काम में आते हैं, एडवेयर। मालवेयर, मालवेयर क्या होते हैं? एक मेलिकेसेस सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूजर को या किसी भी कंप्यूटर को हानि पहुंचाने के लिए तैयार किए जाते हैं। ठीक है ना। मेरे प्यारे साथियों, इतने बढ़िया आपके लिए क्वेश्चन है। अभी तक अगर आप लोगों ने इस पुस्तक को नहीं खरीदा है ना, ये एक ई बुक है,
अगर इसको आपने नहीं खरीदा है तो आप ही पछताओगे, मैं तो नहीं पछताऊंगा, क्योंकि मैंने इस पुस्तक को बनाई है और इतने लोगों ने खरीद लिया है जितनी मेरे को क्या थी, उम्मीद भी नहीं थी। तो अब मुझे फिक्र नहीं है, क्यों? क्योंकि भाई अपन कोई भी चीज बनाते तो पहले क्या सोचते हैं कि यार इतने लोगों तक पहुंच जाए अपनी किताब तो अपना जीवन तो धन्य हो जाएगा। तो वही चीज है, बढ़िया से प्रिंट निकाल के रख लो, ये आपके 100% काम आएगी। एग्जाम में पर्सन आपको हूबहू यहाँ से देखने को मिलेंगे। यकीन नहीं हो तो एक एग्जाम होने दो, फिर स्क्रीनशॉट ला के फेंकता हूँ, लो लो, ये लो स्क्रीनशॉट, पेज नंबर इतना इतना नंबर पे इतना नंबर क्वेश्चन देखो, हाँ ऐसे स्क्रीनशॉट फेंकूंगा आपके सामने। यकीन नहीं है तो देख लेना, ठीक है। चलो भाई, Malicious software is any program or file that is harmful to computer user। अभी अभी मैंने अपने मुंह से बोला था, मैंने क्या बोला था भाई, एक नाम आया था मालवेयर। क्या नाम आया था? एक नाम आया था मालवेयर आया था। और मालवेयर के बारे में मैंने क्या बोला, ये कैसा होता है, मेलिकस सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? मेलिकस सॉफ्टवेयर होता है जो क्या करता है, किसी भी कंप्यूटर यूजर को नुकसान पहुंचाता है। वही चीज है भाई, मेलिकस का मतलब होता है दोषपूर्ण या दूषित सॉफ्टवेयर। कोई भी ऐसा प्रोग्राम या फाइल होता है जो कंप्यूटर उपयोगकर्ता के लिए हानिकारक होता है, निम्न में से कौन सा है? तो भाई मालवेयर होता है। क्या होता है? मालवेयर होता है। अभी अपन ने चर्चा की थी, ठीक है। टेक्स्ट को टाइप करते समय, अब देखो अपने बीच में बातें बातें कुछ नहीं हो रही, कुछ क्लास में आपको लाइव में दे रहा हूँ, कुछ रिकॉर्डेड में दे रहा हूँ, तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है आपको। क्यों? क्योंकि भाई देखो, जैसे अपने पास में सुविधा होते हैं, जैसे मतलब अपने को लगता है भाई कुछ लाइव दे दो और कुछ रिकॉर्डेड में दे दो, तो ये क्लास आपको रिकॉर्डेड में मिल रही है। इससे पिछली वाली आपको लाइव दी थी, उससे पिछली वाली पहले 2-3 क्लास और रिकॉर्डेड में दी थी, तो ये आपको रिकॉर्डेड में मिल रही है। लेकिन टेंशन मत लेना, कोई भी दिक्कत होवे ना, बेझिझक रात को 12 बजे मैसेज कर देना, जवाब सुबह 8 बजे के बाद दूंगा। टेक्स्ट को टाइप करते समय, टेक्स्ट को टाइप करते समय जब सही मार्जिन का सामना करना पड़ता है तो इंसर्ट पॉइंट ऑटोमेटिकली टेक्स्ट की शुरुआत में वापस आ जाएगा। इस फ्रेम को कहा जाता है, भाई देखो अब समझो इसको, कि मान लो मेरी बात समझो, मैं यहां से टाइपिंग करते 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 आ रहा हूं, जब यहां पर आया मैं, तब मेरा जो पॉइंट रहेगा वो ऑटोमेटिकली अगले लाइन में आ जाएगा। उसको क्या बोला जाता है? इस पर्सन की इस लाइन का मतलब भी यही है, मतलब कि टेक्स्ट को टाइप करते समय जब सही मार्जिन का सामना करना पड़ता है तो इंसर्शन पॉइंट, कौन सा पॉइंट हो रहा है? इंसर्शन पॉइंट, इंसर्शन पॉइंट, इंसर्शन पॉइंट कौन सा होता है? जो एक ऐसे ब्लिंक करते रहती है लाइन एक, उसको बोला जाता है इंसर्शन पॉइंट, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली क्या होती है, अगली लाइन में आ जाती है। मतलब कि यह आपसे सब पूछे भाई आप टाइप कर रहे हो कोई भी टेक्स्ट, लाइन के खत्म होने पर ऑटोमेटिकली अगली लाइन में आना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? वर्ड रैप कहलाता है। ड्रॉप कैप का मतलब होता है पहले अक्षर को बड़ा करना। वर्ड आर्ट, क्लिप आर्ट ये आपसे अलग होता है। क्लिप आर्ट क्या होता है कि रेडी टू यूज, रेडीमेड टेक्स्ट को यूज, रेडीमेड इमेज को यूज करने से। वर्ड आर्ट क्या होता है कि जो फॉर्मेटेड टेक्स्ट होता है उसको वर्ड आर्ट बोला जाता है, ठीक है। चलो भाई आगे। डिस्क क्लीनअप टूल इज ए, डिस्क क्लीनअप टूल क्या होता है? डिस्क क्लीनअप टूल जो होता है एक सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर। और कैसा सॉफ्टवेयर होता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। आपको हर कोई एग्जाम में हर कोई टीचर आपको यही बताएगा सॉफ्टवेयर 3 टाइप के होते हैं। मैं आपको बता रहा हूं सॉफ्टवेयर 2 टाइप के होते हैं, ध्यान रखना। इसका सबूत अपने पास है, क्लास 10th की जो एनसीईआरटी की बुक आती है उसमें देख लेना, जाके मिल जाएगा। उस बुक में क्या है, सॉफ्टवेयर ऐसे ऑफकोर्स लिख रखा है। सॉफ्टवेयर 2 टाइप्स के होते हैं। सॉफ्टवेयर कितने? 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है सिस्टम और दूसरा होता है एप्लीकेशन।
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है ना, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है, ये ध्यान रखना। लोग तीन बताते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, लेकिन ये यूटिलिटी सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही पार्ट होता है, ध्यान रख लेना, ठीक है। अब देखो डिस्क क्लीनअप कैसा एक सॉफ्टवेयर होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, एंटीवायरस नहीं होता है, ठीक है। एंटीवायरस खुद क्या एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, ध्यान रख लेना। एंटीवायरस क्या एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। कंपैरिजन टूल मतलब कि जो कंपेयर करने के लिए आते हैं कोई भी फाइल में, वो खुद क्या होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। डेस्कटॉप पब्लिशिंग ये खुद एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, मतलब कि ये सारे के सारे क्या है, डिस्क क्लीनिंग, ये सारे के सारे क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। आपसे एग्जाम में पूछे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी का मतलब होता है उपयोगिता। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के नाम बताओ तो बताना डिस्क क्लीनअप, एंटीवायरस, कंपैरिजन टूल, डेस्कटॉप पब्लिशर, ये बताना आपको, ठीक है ना। चलो भाई अगला प्रश्न। विच इज द फंक्शन ऑफ विनजिप। विनजिप, विनजिप का क्या कार्य है, विनजिप क्या होती है एक, इसको थोड़ा सा जूम इन करना पड़ेगा भाई लगता है। चलो भाई जूम इन, ये लो। अब इसको समझने की कोशिश करो, विनजिप क्या होती है। अब आपने सुना होगा कि भाई हार्ड डिस्क का नाम सुना है आपने, फिर एक आपने सिर्फ ये जिप सुनी है, थार वाले जिप नहीं है, जिप फाइल सुनी है, कंपैरिजन फाइल होती है जिसका जीआईएफ होती है कि भाई ये जिप फाइल हो गई है, वो भी नाम सुना ही होगा आपने कि कंपैरिजन टूल होती हैं जो जिप फाइलें होती हैं। अब एक विन, विन के आगे चेस्ट नाम होता है तो हार्ड डिस्क आ जाती है। यह है जिप। विन जिप क्या होती है कि जो बड़ी फाइलें होती है ना, जिसको छोटे फाइल में कंप्रेस करना, वो जिप फाइल होती है। कंप्रेसिंग फाइल जिप फाइल बोला जाता है उसको, ठीक है। तो इसके रिलेटेड कुछ देखते हैं, ऑप्शन में मिलता है क्या। यह एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है ना भाई, ये तो गलत है पहले ही। यह बड़ी फाइलों को छोटी फाइलों में कंप्रेस करता है, बात 100% सही है, लेकिन पहली नजर में कभी प्यार मत करना, क्या पता थोड़ा सा आगे जाओगे तो उससे बेटर मिल जाएगी। तो आगे चलो। यह बड़ी फाइलों से छोटी फाइलों में एक्सट्रैक्ट करता है, नो गलत। यह छोटी फाइलों को बड़ी फाइलों में एक्सपेंड करता है, गलत। इसका सही मतलब क्या है कि पहली नजर में जो प्यार हुआ है वही सही है यहां पर, बी ऑप्शन, ठीक है। प्रश्न अगला देखो भाई। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर मस्ट ए रेगुलरली अपडेट एल्स। लो भाई इसको मेरे को छोटा करना ही पड़ेगा, इसका आंसर यहां है, ये लो, ये लो भाई। एंटीवायरस, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को नियमित रूप से अपडेट किया जाना चाहिए। क्या है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को नियमित रूप से अपडेट किया जाना चाहिए। अब देखो, न्यू वायरस वुड नॉट बी रिकॉग्नाइज, नया वायरस ज्ञात नहीं हो पाएगा, किया जाना चाहिए, वरना मतलब क्या है, बहुत ट्रिकी पर्सन है ये। ट्रिकी पर्सन कैसे समझो, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को नियमित रूप से अपडेट करना चाहिए, करना चाहिए, अगर नहीं किया तो क्या होगा। ये पर्सन क्या कह रहा है, किया जाना चाहिए, वरना का मतलब होता है नहीं किया तो क्या होगा, नए वायरस ज्ञात नहीं हो पाएंगे, ठीक है। इनमें से कोई भी नहीं, ये तो गलती है। सबसे पहले सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाएगा, भाई सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाएगा, कहीं ना कहीं ये भी सही है। क्या है, कहीं ना कहीं ये भी सही है, सॉफ्टवेयर विल बिकम करप्टेड। लेकिन अब देखो, न्यू वायरस वुड नॉट बी रिकॉग्नाइज, नए वायरस ज्ञात नहीं हो पाएगा। इससे बढ़िया सुटेबल आंसर ये है भाई, सॉफ्टवेयर करप्ट कब हो जाएगा, जब कोई ना कोई नया वायरस आएगा उसमें। भाई जब कोई ना कोई नया वायरस आ जाएगा तब सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाएगा। तो इससे बेटर आंसर ये नहीं होता ना तो ये मानते, दोनों नहीं सही है इसमें, ठीक है ना। दोनों सही इसलिए नहीं क्योंकि
इसका जो पूरा मतलब यहां पर समाहित है, ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना। तो एंटीवायरस को नियमित रूप से अपडेट करना चाहिए, इससे कंप्यूटर में आने वाले नए वायरस का पता चल सकेगा। इससे हमारे कंप्यूटर में संरक्षित फाइलें और अन्य डेटा को कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, चलो भाई आगे। हाँ, वर्चुअल मेमोरी इज आभासी मेमोरी। मैंने अभी इसी क्लास के अंदर स्टार्टिंग में बताया था वर्चुअल मेमोरी। हाँ, मैं बहुत बड़ा आदमी हूं भाई, तुझे भ्रम में तू बहुत बड़ा आदमी है, तेरे दम में कुछ नहीं है, सब कुछ तू अपने घर वालों के दम पे कर रहा। मेरे पास बहुत पैसा है। अरे तेरे पास कुछ नहीं, सारा पैसा तेरे पापा का है, तेरे पास ये भ्रम है। तो वही भ्रम है, यहां पर क्या है, वर्चुअल मेमोरी एक आभासी मेमोरी होती है, भ्रम होता है। अब किसका, असीमित क्षमता की वोलेटाइल मेमोरी। अब देखो, एक होती है वोलेटाइल, एक होती है नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है स्थायी, और वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, अस्थायी। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, अस्थायी। अब देखो, असीमित क्षमता की वोलेटाइल मेमोरी। असीमित क्षमता का मतलब क्या हो गया भाई, कि भाई क्षमता उसकी फिक्स नहीं है। सेकेंड, अब मैंने पहले आपको बताया था भाई, वर्चुअल मेमोरी किसका पार्ट होती है, सेकेंडरी मेमोरी का। किसका पार्ट होती है, सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट होती है। तो ये सेकेंडरी मेमोरी का असीमित क्षमता की एक अस्थायी मेमोरी। बात यहां पे 100% सही है। मैंने क्या बोला, पहली नजर में कभी प्यार मत करना, क्या पता उसके अगले वाली उससे भी बेटर होगी। देखो, नॉन वोलेटाइल आ गया, आगे मैं पढ़ूंगा ही नहीं, क्योंकि नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है स्थायी, और ये वर्चुअल मेमोरी जो होती है अस्थायी। तो ये तो गलत है। ए टेक्निक टू एग्जीक्यूट स्मॉलर प्रोग्राम इनटू लार्जेस्ट मेमोरी। देखो, बड़े मेमोरी में छोटे प्रोग्राम को संपादित करने की तकनीकी, ए टेक्निक टू एग्जीक्यूट स्मॉलर प्रोग्राम्स इनटू लार्जर मेमोरी। भाई गलत है। देखो, लार्जर मेमोरी का मतलब क्या, बड़ी मेमोरी। बड़ी मेमोरी होती तो अपन यहां से दूसरी मेमोरी क्यों लेते, सही है कि नहीं। आगे देखो, छोटी मेमोरी में सही है, बड़े प्रोग्राम को संपादित करने की एक तकनीक। भाई क्वेश्चन पॉइंट टू बी नोटेड, ये पॉइंट भी सही है, ये भी सही है, लेकिन बेस्ट आंसर कौन सा है वो देखते हैं। छोटी मेमोरी में बड़े प्रोग्राम को संपादित करने की एक तकनीक होती है। वर्चुअल आभासी मेमोरी है, आभासी मेमोरी तकनीक नहीं है। क्या है आभासी मेमोरी, क्या है, वोलेटाइल मेमोरी होती है, अस्थायी मेमोरी होती है जो असीमित क्षमता की। तो बेस्ट आंसर ये जाएगा ए। ठीक है ना, चलो भाई आगे। और ये लो, क्या पर्सन आया है, क्या गजब का पर्सन आया है भाई। कंप्यूटर का जनक किसे कहा गया है, वाह 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 वाह, मजा आ गया, मजा आ गया भाई, पर्सन आया है। अब लॉर्ड वेलिंगटन, जैक किल्बी, बिल गेट्स, चार्ल्स बेबेज। बिल गेट्स कौन थे भाई, अपने जाने पहचाने ये ना अपने, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर। कौन है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बिल गेट्स और पॉल एलन। पॉल एलन, ये दो नाम थे, ठीक है ना। अब चार्ल्स बेबेज जो क्या है, कंप्यूटर के फादर हैं भाई। जब कंप्यूटर के फादर कब बने थे, 1822 में इन्होंने एक आविष्कार किया था डिफरेंस इंजन का। डिफरेंस इंजन का, तब ये क्या हो गया, पूरा का पूरा फेल्ड हो गया था। ये आईपीओ प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहा था। इसमें इनपुट हो रहा था, प्रोसेसिंग हो रही थी, लेकिन आउटपुट के रूप में ऐसा कुछ मिल नहीं रहा था, सही रिजल्ट, इसलिए क्या ये फेल्ड हो गया था। इसके बाद में क्या आया था, एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन, अब ये जो क्या था, इसका आविष्कार हुआ था 1833 में। इसका जो आविष्कार किया था वो किया था चार्ल्स बेबेज ने। चार्ल्स बेबेज ने। अब जब एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था 1833 में, तब चार्ल्स बेबेज को
कंप्यूटर का फादर कहलाए थे, ध्यान रख लेना। अब दूसरा आपको पूछे कंप्यूटर कंप्यूटर विज्ञान के फादर, कंप्यूटर विज्ञान के फादर पूछे तो चार्ल्स बेबेज मत बताना, एलन ट्यूरिंग, क्या है, एलन ट्यूरिंग बताना है आपको, ठीक है ना, एलन ट्यूरिंग बताना है। अब देखो 1833 ईस्वी में सर्वप्रथम चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर की अवधारणा को मूर्त रूप प्रदान किया था। ठीक है भाई, श्रीमान बेबेज ने प्रोग्राम योग्य निर्मित अपनी यांत्रिक मशीन द एनालिटिकल इंजन, क्या है, द एनालिटिकल इंजन बनाई थी। ये देखो भाई, अपन ने भी यही कहा था, द एनालिटिकल इंजन की संज्ञा दी थी, उन्हें कंप्यूटर का जनक कहा गया था। ये दो नाम ध्यान रखना, एलन ट्यूरिंग याद रखने। कंप्यूटर विज्ञान के फादर पूछे तो एलन ट्यूरिंग बताना, ठीक है। चलो आगे, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? ये क्या, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। अब भाई ये कोई नया कंप्यूटर आ गया क्या भाई, ये है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, है कोई नया आ गया? अब देखो आपसे पूछे कि भाई पहला कंप्यूटर कौन सा था? कंप्यूटर के सबसे शुरुआत में एक गणना करने वाली डिवाइस आई थी, वो कौन सी थी? तो आप बता दो कि भाई क्या थी? अबेकस थी। भाई बताओगे कि नहीं बताओगे? क्या थी? अबेकस। सर्वप्रथम जो आई थी अबेकस थी कि नहीं थी? जो क्या मेसोपोटामिया के लोगों ने बनाया था, चीन के लोगों ने इसको नाम दिया था अबेकस। और इस अबेकस को जापान के लोगों ने सोरोबोन कहा था, ठीक है, ये ध्यान रख लेना थोड़ा सा। चीन के लोगों ने इसका नाम दिया था अबेकस, लेकिन सर्वप्रथम ये बनाई किसने की थी? मेसोपोटामिया के लोगों ने, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। अब देखो यहां पूछा है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की बात आ जाए तो आपको करना है एलन ट्यूरिंग, LNM ट्यूरिंग, ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना थोड़ा सा। ये लो थोड़ा सा ये पढ़ लो, कोलोसस, इससे इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर की एक श्रृंखला का नाम है। कोलोसस भी एक कंप्यूटर है जिसका विकास ब्रिटिश कोड बेकर्स द्वारा 1943-45 के मध्य किया गया था, जिसे इंजीनियर टॉमी फ्लोवर्स ने डिजाइन किया था। एलन ट्यूरिंग ने भी इसकी डिजाइन में योगदान दिया था, हालांकि वो इसमें प्रत्येक रूप से शामिल नहीं थे। हालांकि दिए गए विकल्पों में एलन ट्यूरिंग के रूप में ही चुनाव करना उपयुक्त होगा, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। थोड़ा सा व्याख्या, कुछ व्याख्या पढ़ लेनी चाहिए। लो भाई, एक ऑप्शन वहां रह गया, वहां चलना पड़ेगा भाई। आईसी चिप द्वारा, पर्सन क्या बोल रहा है? आईसी चिप द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जाना जाता है। एप्पल प्रथम वेक 780, IBM 1620, IBM सिस्टम, ये क्या है भाई 360, IBM 360। अब देखो पर्सन में क्या पूछा है आपसे कि आईसी चिप, आईसी कब आई थी पता है आपको? आईसी कब आई थी भाई? देखो थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। आईसी जो है थर्ड जनरेशन में यूज हुई थी। थर्ड जनरेशन में मतलब कि तीसरी पीढ़ी में यूज हुई थी। फिर अगली दूसरी बात क्या है? दूसरी बात, तीसरी पीढ़ी की डेट आपसे पूछे तो 1964 से 75 पूछ बता दें। आईसी का आपसे पूछे आविष्कार कब हुआ था? 1960 में हुआ था, हैं? ये ध्यान रख लेना, ठीक है ना, आईसी का, ठीक है, 1960 में। अब देखो आईसी चिप द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जाना जाता है तो वो होगा IBM सिस्टम 360, ठीक है ना, ये होगा, ध्यान रख लेना, ठीक है। हाँ, कंप्यूटर का मुख्य पटल का मतलब क्या है? मेन भाग पूछ रहा है ये,
कंप्यूटर का मेन भाग कौन सा है? तो कौन सा है क्या बताना है आपको? फादरबोर्ड? लो भाई, मदरबोर्ड कीबोर्ड उपयोग में से कोई नहीं। कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस है भाई, ठीक है। कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। लेकिन मदरबोर्ड और फादरबोर्ड, ये फादर वादर कुछ नहीं होता है, मदरबोर्ड होता है। मेन बोर्ड पूछे आपसे, मदरबोर्ड होता है जो कई सारे सर्किट क्या होता है, कई सारे सर्किट से मिलकर बना होता है। कई सारे सर्किट से मिलकर, सर्किट का मतलब होता है परिपथ। ठीक है, कई सारे सर्किट से मिलकर जो बना होता है वो क्या होता है? मदरबोर्ड। ठीक है, एक पेन ड्राइव है। पेन ड्राइव क्या है? एक तो पेन ड्राइव क्या है? एक फ्लैश मेमोरी है। क्या होती है? फ्लैश मेमोरी होती है। पेन ड्राइव को रिमूवेबल डिस्क भी बोला जाता है। दूसरा प्लग इन प्ले डिवाइस भी बोला जाता है। ठीक है, ये पेन ड्राइव के बारे में इतना सा ध्यान रखना है। अब ये क्या है? एक स्थिर द्वितीय भंडारण, स्थिर नहीं होती है भाई। द्वितीय भंडारण ठीक है, द्वितीय भंडारण ठीक है, स्थिर होती है ठीक है। एक चुंबकीय द्वितीय भंडारण ठीक है, एक हटाई जाने वाले द्वितीय भंडारण। वेरी वेरी बढ़िया, फूट आंसर मिल गया अपने को। अब आपको पूछें कि एक स्थिर द्वितीय भंडारण तो है ही है, लेकिन मैंने यहां लिखा देखो रिमूवेबल डिस्क, तो मतलब क्या है? हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारण होती है। मतलब कि क्या है? जब जरूरत पड़ी पेन ड्राइव को लगाया, जब जरूरत नहीं हुई पेन ड्राइव को बाहर निकाला। ठीक है, यह है इसका मतलब। माउस है। माउस क्या है भाई? ये माउस क्या है? माउस क्या है? तो देखो भाई, इससे पहले अपने थोड़े थोड़े बड़े बड़े खतरनाक वाला प्रश्न आ रहा था। अब जो है आपके पीवाई क्यू स्टार्ट हो गए। उत्तराखंड यूडीए एलडीए प्री एग्जाम में आ रखा है। ये कहाँ आ रखा है? उत्तराखंड यूडीए एलडीए प्रीडीए नहीं क्या कह रहे एग्जाम में आया बड़ा प्रश्न है। अब जो है पीवाई क्यू चल रहे अपने 200-300 पीवाई क्यू आएंगे। उसके बाद में फिर से आपके क्या आएंगे? वापस एमसीक्यू आएंगे, फिर वापस पीवाई क्यू, ऐसे मिक्स में डाल रखा मैंने सब कुछ। चलो भाई, माउस क्या है? अब देखो ये रिपीटेड पर्सन है, डे फर्स्ट डे सेकेंड में मैंने अच्छे से बता रखा है। माउस क्या है? एक इनपुट डिवाइस है भाई। ठीक है, माउस क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। क्या आउटपुट लगाऊं आंसर? है आउटपुट लगा दो भाई, अपनों के जावे घर को काम है। इजी प्रश्नों पर अब मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा भाई। मेरा डे फर्स्ट डे सेकेंड डे टफ था, और डे थर्ड, उसके बाद में तो बस वही वापिस है। कॉन्सेप्ट वही चलते रहेंगे, टिक ठोकना है मेरे को। तो क्या है? कॉन्सेप्ट वही चलते रहेंगे, टिक ठोकना है। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? आउटपुट डिवाइस कौन सी नहीं है भाई? मॉनिटर, प्रिंटर, माउस, प्लॉटर। माउस क्या है? एक इनपुट डिवाइस। अभी अभी मैंने बताया ही था। हो गया पर्सन क्लियर? चलो अगला पर्सन। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? मॉनिटर, टच स्क्रीन, प्रिंटर, प्लॉटर। टच स्क्रीन नहीं है। बस मेरा काम इजी है। टच स्क्रीन क्या होती है? एक इनपुट डिवाइस। ठीक है, मेरा काम डे फर्स्ट और डे सेकंड में टफ था। अब मुझे मौज है भाई। हाँ, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? समूह चुनना है, किस में केवल आउटपुट डिवाइस है? स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर, चलो स्कैनर काटो, कीबोर्ड काटो, माउस काटो, प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर, ये लो आउटपुट डिवाइस है सारी के सारी भाई, आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, ये लो भाई, थोड़े से देख लो। इनपुट डिवाइस के नाम देख लो, मेन कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर है। ठीक है, 2-4 नाम लिखे मैंने आपके समझने के लिए। आउटपुट उपकरण मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर और लाइट पेन।
ठीक है, ये ध्यान रखना। लाइट पेन जो आता है ना वो आउटपुट डिवाइस में आता है, ध्यान रख लेना, ठीक है। एमपीएससी का एग्जाम है, प्री 2019 में आया है, लो। निम्न में से कौन सा आउटपुट युक्ति नहीं है? क्या नहीं है? आउटपुट युक्ति नहीं है। ड्रम पेन प्लॉटर, सीआरटी मॉनिटर, ईयरफोन, डिजिटल कैमरा। वाह 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 भाई, डिजिटल कैमरा कैसा है भाई? एक इनपुट डिवाइस है कि नहीं, अपन ने पढ़ा था। क्या है? इनपुट डिवाइस, और वो भी कैसी? ऑफलाइन इनपुट डिवाइस। आपसे पूछे हैं ऑफलाइन इनपुट डिवाइस कौन सी है मेरे प्यारे भाई, तो क्या बताना था ने? डिजिटल कैमरा है, ठीक है। समझ गया था सगला ही? नहीं समझे तो मैं क्या करूं? मैसेज करो मैंने, मैं बताऊं था क्या को समझते हैं। हाँ आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाले इनपुट डिवाइस कौन सी है आजकल? आज जमाना रमाइन इनपुट डिवाइस कीबोर्ड और माउस। देखो, मदरबोर्ड, सीपीयू, कीबोर्ड, सेमीकंडक्टर। क्या है? कीबोर्ड आजकल, मतलब कीबोर्ड वर्तमान में, ठीक है भाई। ये लो, आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति। निवेश का मतलब है इनपुट। इनपुट डिवाइस कौन सी है? ट्रैक बॉल, स्कैनर, माउस। अब देखो, इनपुट डिवाइस उपयुक्त में से कोई नहीं। निवेश युक्ति, लो भाई। ट्रैक बॉल क्या भाई? माउस का टाइप एक। स्कैनर क्या है? स्कैनर क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। माउस भी क्या है? इनपुट डिवाइस है। निवेश युक्ति, निवेश युक्ति का पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है? अब देखो, यहां आपको एक चीज ध्यान रखनी मेरे भाई, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है ट्रैक बॉल। क्या पूछा जाएगा? ट्रैक बॉल। तो ट्रैक बॉल के बारे में आपको क्या बताना है? अब देखो, ट्रैक बॉल आपसे पूछे तो ये क्या है? इनपुट डिवाइस है। स्कैनर पे इनपुट डिवाइस है, माउस पे इनपुट डिवाइस है। अधिक प्रयोग बताना आपको तो माउस बताना, लेकिन ट्रैक बॉल पूछे तो आपको बताना मैकेनिकल माउस, मैकेनिकल माउस के विपरीत कार्य प्रणाली, विपरीत कार्य, मैकेनिकल माउस के विपरीत कार्य प्रणाली किसकी है? तो ट्रैक बॉल बताना है आपको, ठीक है। कंप्यूटर में प्रयुक्त माउस की बॉडी लगभग 60 वर्ष पूर्व किससे बनी थी? माउस जब शुरुआत में बना था लकड़ी का बना था माउस, ठीक है। कैसा बना था? लकड़ी का। माउस 3 टाइप का होता है। माउस कितने? 3 टाइप का होता है। मैकेनिकल, ऑप्टिकल और वायरलेस। ठीक है। अब मेरा काम इजी है भाई, मेरा काम इजी इसलिए है क्योंकि भाई अब मेरे क्या है ना, पहले मैंने स्टार्टिंग में माउस, इनपुट डिवाइस सारे के सारे समझा दिए थे, अच्छे खासे समझा दिए थे। अब मुझे क्या है, टिकट ठोकना है ना। मेरे प्यारे साथियों, अभी फिर से बता देता हूं, अगर आप लोगों ने ये नई बुक मंगवाई अभी तक, क्या है, अगर ये बुक अभी तक अगर आप लोगों ने नहीं मंगवाई है तो गलती मत करना। आपको एग्जाम में पर्सन यहीं से देखने को मिलेंगे। शर्त है यान ज्ञान को के पर्सन यहीं से देखने को मिलेंगे। 100% पर्सन यहीं से देखने को मिलेंगे। बाहर से एक भी पर्सन आपको नहीं दिखेगा। ये मेरी आपसे 100% गारंटी भाई। बेसिक कंप्यूटर को मैंने 1000 पर्सन बनाए हैं, और इससे अलावा और एग्जामिनर क्या बनाएगा? डायरेक्टली इनडायरेक्टली पर्सन यहीं से बनेंगे, ठीक है ना। ये आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी मेरे भाई, ठीक है। चलो भाई, तो माउस को 2 बार क्लिक करने पर सूचना जाती है। अब देखो, 2 बार क्लिक करने पर सूचना कहां जाती है? कहां जाती है बताओ? देखो, डॉक्यूमेंट में, वीडियो कार्ड में, सीपीयू में, हार्ड ड्राइव में।
2 बार क्लिक करने पर सूचना कहाँ जाती है? सीपीयू में। क्या कहाँ जाती है सूचना? सीपीयू में जाने का मतलब क्या है कि कोई भी आइकन बना हुआ है, उसके ऊपर एक बार क्लिक करोगे वो आइकन सेलेक्ट हो जाए, 2 बार क्लिक करते ही उसकी प्रॉपर्टी वगैरह कोई भी ओपन होगी, मतलब क्या, उसकी सूचना कंप्यूटर के पास गई, तभी तो वो उसकी जो प्रॉपर्टी को ओपन किया है। तो ये चीज है। अपने कीबोर्ड के केबल को आप कंप्यूटर के किस पोर्ट में लगाते हैं? कीबोर्ड कीबोर्ड देखो, ये रही कीबोर्ड की केबल, मेरे पास कीबोर्ड पड़ा है, ये कीबोर्ड है, ठीक है। अब ये कीबोर्ड की केबल आप कंप्यूटर में कहाँ लगाओगे? कीबोर्ड बहुत महंगा वाला है भाई, ठीक है ना, टीवीएस का कीबोर्ड है, 2200 रुपये का कीबोर्ड है। अब ये केबल है, इस केबल को आप कहाँ पर लगाओगे? ये क्या पूछ रहे हैं कि भाई ये इस केबल को आप कहाँ लगाओगे? तो भाई कंप्यूटर के अंदर लगाएंगे, सीपीयू के साइड में लगाएंगे, लेकिन लगाएंगे कहाँ? यूएसबी ड्राइव में। कहाँ लगाएंगे? यूएसबी पोर्ट पर। ऑप्शन है क्या? ये रहा, यूएसबी पोर्ट पर, यूएसबी पोर्ट पर। अब देखो कीबोर्ड में अभी यूएसबी पोर्ट आ रहा है, लेकिन पुराने समय में पूछे आपसे, पुराने समय में पूछे तो एक पिन आती थी PS2 पोर्ट की, कीबोर्ड को वहां पर लगाया जाता था, जिसके अंदर क्या थी? 6 पिन थी। ये ध्यान रखना, ठीक है। साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है, नेटवर्कों का नेटवर्क इंटरनेट कहलाता है। भाई कई सारे नेटवर्क मिलकर क्या बनाते हैं? कई सारे नेटवर्क, कई सारे नेटवर्क मिलकर क्या बनाते हैं? बहुत बड़ा नेटवर्क बनाते हैं। तो देखो नेटवर्कों का नेटवर्क इंटरनेट कहलाता है। ध्यान रखना, नेटवर्क कितने टाइप का होता है? 3। देखो कौन कौन सा? लोकल एरिया नेटवर्क, दूसरा होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, तीसरा होता है वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। ये ध्यान रख लेना। जब इन दोनों को बहुत सारे नेटवर्क को बना दिया जाता है, कई सारे लोकल एरिया नेटवर्क को मिला दोगे मेन बन जाएगा, कई सारे मेन को बना दोगे तो वैन बन जाएगा। भाई छोटी मोटी तो बात है, क्या समझो मैं इसमें आपको? देख लेना, बुक मंगवा लेना, हर एक पर्सन की व्याख्या दे रखी है। अगर यकीन नहीं होना तो जितनी क्लासें हो रखी है देख लो, क्लासें क्वेश्चन का लेवल देख लो। ऐसा नहीं है कि जो बोलता हूँ वही है 100%। यहाँ पर हर एक पर्सन की अच्छी खासी व्याख्या दे रखी है, किसी भी पर्सन को शॉर्ट में कंप्लीट नहीं कर रखा है। जिसकी व्याख्या जितनी बनती है उतनी मैंने व्याख्या दे रखी है, ये ध्यान रख लेना। हाँ, अब कुछ पर्सन हो सकता है जिसकी व्याख्या मैंने जस्ट ऊपर लिखी है और उसकी व्याख्या सेम बन रही है, तो वैसा पर्सन की व्याख्या नहीं है। बाकी मोस्टली 99% जो है हर एक पर्सन की व्याख्या दे रखी है। यकीन है तो 30 रुपये लगेंगे आपको, बता दूं, 30 रुपये फोन पे कर देना, बुक की PDF भेज दूंगा, देख लेना। ये जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1000 क्वेश्चन, ये पढ़ लो। कंप्यूटर की थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं आपको। अगर आपको थ्योरी कभी आपने नहीं पढ़ी है, अब एग्जाम आ गया है, तो आप लास्ट के टाइम पर ये 1000 MCQ पढ़ के चले जाओ, आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ध्यान रख लेना, ठीक है। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट क्या? समुद्र में मछली पकड़ने का जाल, बास्केटबॉल के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का नाम, रेल लाइनों में रेल के डिब्बों के स्थान का हिस्सा रखने वाले, कंप्यूटर पे आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र होता है इंटरनेट, तो ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार है जो टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करता है? क्या करता है? टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करता है। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार है जो टेलीफोन लाइन का प्रयोग करता है? DSL, केबल, फाइबर ऑप्टिकल, सैटेलाइट। तो जो टेलीफोन लाइन का प्रयोग करता है DSL, DSL का मतलब होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ठीक है। जो क्या करता है कि इंटरनेट प्रोवाइड करवाता है। इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार है जो टेलीफोन लाइन का प्रयोग करके, जो टेलीफोन की लाइन है ना, फोन कॉल, हेलो हेलो हेलो, कैसे हो, खाना खा लिया क्या सोना बाबू, वो वाली लाइनों का प्रयोग करके जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करवाता है वो होता है DSL, ठीक है।
सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा कौन सी होती है? सबसे धीमी इंटरनेट सेवा कनेक्शन कौन सी होती है? बताओ भाई, सबसे धीमी प्रकार की इंटरनेट सेवा कौन सी होती है? देखो, सबसे धीमी का मतलब क्या होता है? धीरे धीरे चलती है, रेंगते रेंगते चलती है, वो वाला टाइप पूछ रहा है ये। तो सबसे धीमी डीएसएल, डायल अप, लीज लाइन या केबल मॉडेम। देखो, डायल अप जो सर्विस होते हैं ना, वो सबसे धीरे स्लो नेट होता है। क्या होती है? स्लो नेट होता है। देखो, डायल अप सर्विस सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा प्रदान करता है। ये अधिकतम 56 kbs तक इंटरनेट गति प्रदान करता है, जिसमें केबल मॉडेम में केबल कंपनी द्वारा कोएक्सियल केबल द्वारा उपभोक्ता को 512 kbs से 20 mbps तक की इंटरनेट सुविधा प्रदान करने की दी जाती है। ये तेज गति की इंटरनेट सेवा प्रदान करता है। ये डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, टेलीफोन लाइन का उपयोग करके इंटरनेट सुविधा प्रदान करता है। लीज लाइन सर्वाधिक विश्वसनीय या उच्च गति इंटरनेट सुविधा कौन करता है? लीज लाइन। लीज लाइन का पूछे तो सबसे विश्वसनीयता और हाई स्पीड तो लीज लाइन, और सबसे कम डायल अप सर्विस। तो मेरे प्यारे साथियों, कैसा मजा आ रहा है ये बताओ मुझे। तो पर्सनल में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? अभी तक अगर आपने 30 रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं किया अपने फ्यूचर को लेकर के, तो गलती आपकी। एग्जाम होने के बाद में मत सोचना कि जब स्क्रीनशॉट आएंगे ना ग्रुप में दमादम, तब ये मत सोचना कि सर गलती कर दी। हम भी अगर ये 1000 क्वेश्चन की बुक लेके पढ़ लेते तो आज 1 नंबर से पीछे नहीं रहते। 30 रुपये ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ट्रेन बस सफ़र में जाते टाइम भी आप रीड कर सकते हो। एक दोस्त के साथ में चाय पियोगे ना, तब भी आपका 40 से 50 रुपये खर्च आएगा। यहाँ 30 रुपये की बात है। अगर अभी तक नहीं मंगवाए ना, तो मंगवा लो इस बुक को। ये एक ई बुक है, प्रिंट आपको निकालना पड़ेगा। ऐसा बढ़िया सा प्रिंट निकाल के, यार क्या कंजूस पाने कर रहे हो, ऐसा बढ़िया से एक निकाल के अपने पास तैयार रखो, पढ़ने के काम आएगी। किताबें तो हैं बाहर दूसरी जगह तो खर्च कर देते हो, यहाँ क्या है? ठीक है ना? तो मेरे प्यारे साथियों, तो अब जो है क्या हो गया है, अपने क्लास काफी टाइम हो गया है। तो इससे आगे के जो पर्सन है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, मतलब नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे। नेक्स्ट जो भी अपना सेशन रहेगा उसमें करेंगे। ठीक है? तो फिर अब मिलते हैं हमारे अगले क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। ठीक है?